नमस्कार, मैं गीता चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी। कोलकाता, जिसे तब कलकत्ता कहते थे, मैं पली बड़ी, शिक्षित हुई और विवाह के बाद जयपुर राजस्थान में आ गई। अब मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी और शोध के लिए विषय ढूंढ रही थी, तो मैंने विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स पर काम करने का निर्णय लिया। मुझे ऐसा लगता था कि महिलाओं की स्थिति कहीं भी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है। मेरे मन में ये प्रश्न था, शंका थी कि जो उच्च पदस्थ महिलाएं हैं, जो प्रशासन में अधिकार का प्रयोग करती हैं, वे पुरुष प्रधान समाज में कैसे अपनी इस भूमिका को बिल्कुल सही तरीके से, बिना तकलीफ के, बिना कष्ट के, बिना समस्याओं के अपना निभा पाती हैं। तो एक शोध का विषय भी था ये, और मेरी शंकाओं के समाधान का भी एक रास्ता था। 1983 में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज्वाइन किया। इसे अब आज डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए सजग जो महिलाएं थी, उनसे मेरा सामना हुआ, उनसे मैं रूबरू हुई। मेरे विभाग में ही मिसेस चंद्रकांता डांडिया थी, मिसेस आशा दीक्षित थी, ममता जेटली जी थी, और उसी बिल्डिंग में सामने ही मिसेस यूनिथान थी, जो स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो की डायरेक्टर थी। ये सभी वो महिलाएं थी जिन्होंने एक महिला संगठन के जन्म देने का सपना देखा था, और उस सपने को साकार रूप किया उन्होंने रूबा के रूप में, राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेन्स एसोसिएशन। फिर उस सपने को साकार ही नहीं किया, उसको जन्म ही नहीं दिया, उसको आगे भी बढ़ाया। उन्हीं दिनों रूबा और डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ने दोनों ने मिलकर साथ में एक लंबी वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका विषय था डिसेमिनेशन ऑफ लीगल नॉलेज रिलेटेड टू वीमेन। मैं महिलाओं के अधिकारों, कानूनी अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों के प्रति इतनी जागरूक नहीं थी। अभी तक का जो जीवन था वो कर्तव्य आधारित था कि मेरे क्या कर्तव्य हैं सबके प्रति, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति मेरी कोई जागरूकता नहीं थी। तो इस दृष्टि से इस वर्कशॉप ने मेरा ज्ञानवर्धन किया और मेरी चेतना को जागृत किया। इसके बाद 1989 में मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आ गई और महारानी कॉलेज में आई। महारानी कॉलेज में महिलाएं टीचर्स जो थी वो भी रूबा की मेंबर्स थी, और बहुत सी छात्राएं भी थी। उनके साथ काम करते हुए और छात्राओं की समस्याओं को समझते हुए मैं लगातार रूबा से जुड़ी हुई। उन्हीं दिनों दूरदर्शन पर भी काम करने का अवसर मिला, और दूरदर्शन पर जो वेल प्लेस्ड विमेन थी, राजस्थान की वेल प्लेस्ड विमेन थी हर फील्ड में, उनको बात करने का, उनको इंटरव्यू करने का अवसर मिला। और उस दौरान मैंने महिलाओं की समस्याओं को समझा, महिलाओं के सशक्तिकरण को समझा, ताकत को समझा, और कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसे समझने का प्रयास किया। आप ये कह सकते हैं कि रूबा में भूमिका निभाने के लिए मेरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अब मैं रूबा में अपनी भूमिका तलाश रही थी, तो मुझे लगता था कि मुझे प्रकृति ने कलम की शक्ति दी है, तो मैंने उसी शक्ति से अपने योगदान का करने का निर्णय किया। उन दिनों रूबा में एक बुलेटिन निकलती थी जो रूबा के लक्ष्यों को बताती थी और वहाँ होने वाली गतिविधियों को बताती थी। मैंने उसी से अपने को जोड़ लिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे रूबा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो बुलेटिन थी वो एक मैगजीन का आकार लेती गई, और उसमें जो कुछ छोटा मोटा मेरा भी योगदान था। हमने धीरे धीरे विषय आधारित विशेषांक निकालने शुरू किए। जो 25वां विशेषांक निकला, 25वें जो रूबा की जो रजत जयंती विशेषांक था, वो जब निकला तो उसमें वो समय ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन का समय था, भूमंडलीकरण का समय था, जिससे महिलाएं प्रभावित हो रही थी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से। तो वो उस मैगजीन में, उस विशेषांक में हमने उस पर फोकस करने की कोशिश की। अगर आप देखें तो ये जो विशेषांक है, ये शक्ति का विशेषांक है, और इसको जो कवर किया, इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं सब तरह के काम कर रही हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, सब तरह के काम कर रही हैं। और ये जो कवर है, ये यूनिवर्सिटी के ही ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर रीता प्रताप थी, उन्होंने इसको
इस कल्पना को, इस भाव को आकार दिया। उसके बाद हम ये महसूस कर रहे थे, हम सब ये महसूस कर रहे थे कि अभी जो नई सदी आई है उसमें महिलाओं के प्रति हिंसा कम नहीं हुई है, बल्कि उसके तरीके बदल गए हैं। तो फिर जो एक अंक निकाला उसमें हमने नई सदी के नए निशाने इस तरीके से करके एक विशेषांक निकाला शक्ति का, और इस विशेषांक को भी का कवर भी डॉक्टर रीता प्रताप ने बनाया था। और इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया गया था कि महिलाओं के प्रति अत्याचार के स्वरूप बदल गए हैं, अत्याचार नहीं बदला है। उसी क्रम में अगर हम देखें तो भ्रूण हत्या की चर्चा हो रही थी। सब जानते हैं कि भ्रूण हत्या के जो नई सदी के जो नए निशाने की बात कर रही है, उसी में नई तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चियों को खास करके गर्भ में ही मार देने की बात थी। तो एक विशेषांक था जिसमें ये था कि ये तुम मुझे जीने दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगी। अगर लड़की औरत जीवित रहेगी तो वो जीवन देगी। और इसका कवर पेज जो था, उस समय एक पोस्टर कंपटीशन युवा के द्वारा आयोजित किया जाता था। उस पोस्टर कंपटीशन में एक छात्रा का, युवा साथी का इसमें योगदान था। फिर माँ के ऊपर हमने एक विशेषांक निकाला। माँ की महिमा को कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको समझना, उसको महत्व देना, उसके काम को सार्थकता कहना और उसको महत्व देना, सबसे बड़ी बात थी महत्व देना। तो उस पर हमने विशेषांक निकाला। और इसका जो स्लोगन था, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, क्षमा प्रेम में जो अनंत है उसे माँ कहते हैं। अब आप ये देखिए कि एक बच्ची ने माँ के भाव को कितने अच्छे से प्रकट किया है। उसने माँ को लिखा, माँ को चित्र में प्रदर्शित किया है, और माँ शब्द जो लिखा है वो एक विशेष रूप से लिखा है। तो ये हमारा प्रयास होता था कि हम एक विषय विशेष पर केंद्रित करें, और जो कवर बनाएं वो इस तरीके का बनाएं जिसमें उस विषय को वो रिफ्लेक्ट करे, अपने डिजाइन से भी और स्लोगन से भी। तो ये एक प्रयास था। एक बात जो बार बार उठती थी कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं है, जबकि 50% वीमेन है, मेहनत भी जीवन में वो बराबर करती हैं। तो एक हम लोगों ने विशेषांक निकाला जिसमें जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से संबंधित था, और जिसका कैप्शन था, मेहनत दोनों की है साझी, सत्ता क्यों नहीं आधी आधी। तो ये एक विशेषांक था जिसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे और उनकी उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया था। रियो ओलंपिक में लड़कियों ने बहुत अच्छा किया था, भारतीय लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उस समय जो विशेषांक निकाला उसमें हमने ये अंडरलाइन करने की कोशिश की कि लड़कियां भी आसमान छू सकती हैं यदि उन्हें अवसर मिले। तो ये विशेषांक उसी पर आधारित था, उसी विषय पर आधारित था, और इसमें महिलाओं की उपलब्धियों पर चर्चा थी। तो एक विषय जो उस समय बहुत चर्चित था वो ये था, एक नई बात, नया कंसेप्ट आ रहा था कि लिव इन रिलेशंस में रहते हैं। तो लिव इन रिलेशंस ज्यादा अच्छे हैं या पारंपरिक विवाह संस्था है वो ज्यादा अच्छी है, ये प्रश्न चल रहा था। तो वेडिंग और लिव इन रिलेशनशिप, इस पर हम लोगों ने एक विशेषांक निकाला जिसमें ये था कि दोनों में प्रश्न थे कि कौन सा विवाह या स्त्री पुरुष का साथ ऐसा है जिसमें एक सकारात्मक परिणाम आ सकता है। किसी भी तरीके से विवाह हो, चाहे लिव इन में रहते हो, लेकिन पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि किस प्रकार घर, परिवार और समाज को बचाया जा सकता है और उसे सशक्त किया जा सकता है। एक विशेषांक हम लोगों ने निकाला, उसमें था कि अब बात नहीं करनी है हिंसा की, अब हिंसा के समाधान निकालने हैं। तो ये इस तरीके से विशेषांक निकाल लिए गए, और इसका नाम शक्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाओं में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है, उसको प्रयोग करने की जरूरत है, पर सकारात्मक प्रयोग हो। मैं ये मानती हूँ कि कुछ समस्याएं समय के अनुकूल होती हैं, किसी समय में होती हैं, बाद में नहीं होती हैं।
अब नई समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारी महिलाओं ने उपलब्धियां की, पहले से बहुत अच्छा समय है, लेकिन समस्याओं का स्वरूप बदला है। तो जो नए युवा साथी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन समस्याओं को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि वो अपनी इन भावनाओं को किसी भी लिखित रूप में शक्ति मैगजीन में अभिव्यक्ति दें और दिशा दें कि किस प्रकार घर, परिवार, समाज, राष्ट्र को मजबूत किया जाए, स्त्री पुरुष दोनों मिलके। साथ साथ वो अपनी अस्मिता की भी रक्षा करें, अपने सम्मान की भी रक्षा करें, लेकिन साथ साथ एक सकारात्मक स्वरूप का भी निर्माण करें। मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।